तो बच्चों देखो, हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जेईई मेन हो, सीईटी हो, जे एडवांस हो या फिर नीट हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट जैसे एग्जाम्स में तो इससे नॉर्मली 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आप देखना, अभी 2020 में पेपर होने वाला है, केमिकल बॉन्डिंग से 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग से नीट जैसे एग्जाम में 4 to 5 क्वेश्चन, जे एडवांस जैसे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन, नीट मतलब जेईई मेन में 1 से 2 और सीईटी में 2 से 3 ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पर नीट और जे एडवांस जैसे एग्जाम्स मिले तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये केमिस्ट्री का समझ लो एक तरीके से कोर है ये, क्योंकि आपको एक बार बॉन्डिंग समझ में आ जाएगा तो आप आगे इसका यूज करके फिर केमिकल रिएक्शंस को भी करवा सकते हो। देखो रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्शन में बॉन्ड टूटते हैं, बॉन्ड बनते हैं, इसके अलावा और तो कुछ होता नहीं है। अगर आपको बॉन्ड का नॉलेज हो जाएगा कि कैसे बॉन्डिंग बनती है, कैसे बॉन्ड टूटते हैं, मतलब क्यों बॉन्ड बनता है, क्यों बॉन्ड टूटता है, अगर आपको उसकी रीजन समझ में आ जाएगा तो आप आगे रिएक्शंस को भी करवा सकते हो, खुद से आप रिएक्शंस को करवा सकते हो। तो क्लास 10 तक क्या होता है, रिएक्शंस याद करने के लिए बोला जाता है, पर अब हम लोग 11 से रिएक्शंस को समझेंगे और फिर उनको खुद से सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इस चैप्टर में अबाउट बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग होते कितने टाइप के, इसको समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के बॉन्डिंग हमको करने हैं। ये बस मैं भी आपको ओवरव्यू लिख रहा हूं कि क्या क्या हमको करना है। तो एक होता है, वन इज इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ये पहला होता है। और इसमें जो सेकेंड जो होगा, सेकेंड इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के बारे में हम लोग चैप्टर के लास्ट में करेंगे। ये छोटा सा टॉपिक है। देखो इंटर और इंट्रा का मतलब पहले समझ लेते हैं। आप समझ लो कि वाटर, हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं क्या होता है भाई। देखो वाटर अभी बॉन्डिंग करवाएंगे पर तब भी आप समझो क्या होता है कि जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है तो वाटर के अंदर क्या होता है, हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करवाया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्डिंग करवाया मतलब वाटर के अंदर, हमने वाटर के अंदर स्टडी किया। और बॉन्डिंग किसका हुआ, H और O के बीच बॉन्डिंग। तो हमने वाटर के अगर अंदर स्टडी किया कि कैसे एक एटम का बॉन्डिंग दूसरे एटम से होता है, तो ये बॉन्डिंग कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर। में सब मॉलिक्यूल के अंदर जाके देख रहे हो कि कैसा बिहेव करता है। तो अगर आप एक एटम से, एक एटम मीन्स एक हाइड्रोजन एटम से एक ऑक्सीजन एटम का बॉन्डिंग अगर स्टडी करोगे तो वो कहलाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो देखो अगर आपके पास सपोज करते हैं, मान लो कि 18 ml, कितना 18, अगर आपके पास 18 ml वाटर है तो 18 ml वाटर का मतलब कि देखो वाटर का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर ml। तो आपके पास कितना वाटर है, 18 ग्राम। अगर आपके पास 18 ग्राम वाटर है तो अब आप सोचो उसका कितना मोल होगा, 1 मोल। 1 मोल का मतलब कितने मॉलिक्यूल है, 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो बस 18 ml, सोचो 18 ml बस इतना सा, अगर आप ग्लास में लोगे बस इतना सा वाटर आएगा और उसके अंदर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं। तो अब इतने ढेर सारे मॉलिक्यूल होते हैं तो देखो अगर एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से अगर रिपल्सन होगा तो कभी भी वाटर बन ही नहीं पाता। तो उसमें एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते, क्या बॉन्डिंग होती, ये आएगा इसके अंदर। मींस इसके अंदर क्या होगा, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनमें क्या फोर्सेस होते हैं। मींस एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की, मतलब एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या फोर्सेस होते हैं, कैसे अट्रैक्शन होते हैं, वो इसमें पढ़ेंगे। मींस यहां पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर कि एक एटम का दूसरे एटम से कैसे बॉन्डिंग होता है, मींस बॉन्डिंग बिटवीन द टू एटम्स। यहां पढ़ते हैं एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा बिहेवियर होगा। तो जो अभी आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा क्लास 10 तक,
तो हम लोग इसको आगे करेंगे। इसके अंदर एक बॉन्डिंग होता है जो बहुत फेमस है, जो आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी लोगों को सुना रहता है एक्चुअल में, या पता होता है, वो इसी के अंदर आता है वो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कैसा बिहेव करता है वो हम लोग इसके अंदर करेंगे। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इन दो के बारे में करना है। अब देखो, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का लिस्ट जो है बहुत लंबा है। जैसे इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आता है, मतलब वैन डर वाल्स फोर्सेस आता है, डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, मतलब इसको लिस्ट नहीं लिख रहे। जब इसको हम लोग करेंगे चैप्टर में तब इसका लिस्ट लिखेंगे, अभी वो लिस्ट नहीं लिख रहे हम लोग। अभी आते हैं इस पे। तो हम लोगों को स्टार्टिंग में देखो कौन कौन से बॉन्डिंग पढ़नी है। हम लोगों को स्टार्टिंग में पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है। हम लोग स्टार्ट कोवैलेंट बॉन्ड से ही करेंगे एक्चुअल में। आयनिक बॉन्ड क्लास 8, 9, 10 में काफी पढ़ाया जाता है, बहुत सिंपल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आयनिक बॉन्ड को बाद में करेंगे, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं या नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं। तो हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड को पहले करेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग इसमें करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर हम लोग इसमें करेंगे आयनिक बॉन्ड। हम लोग ये 3 बॉन्ड करेंगे। एक बॉन्ड और होता है मेटेलिक बॉन्ड, मतलब जो आप मतलब समझ लो, पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बस लिमिटेड एग्जांपल होते हैं तो आगे देख लेंगे। एक और लिख लो, फोर्थ मेटेलिक, मेटेलिक बॉन्ड। तो इसमें 4 टाइप के बॉन्डिंग करें। मेनली इसमें हमारा जो टॉपिक है वो कोवैलेंट बॉन्ड के अराउंड घूमेगा, यही हमारा मेन टॉपिक है, बाकी सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो मेन बॉन्डिंग जो होगा वो कैसे होगा, वो होगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोग देखो स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो आपको पता ही होगा क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड। क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाया ही जाता है एक्चुअल में कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये आपको पता ही होगा। तो क्या होता है, अगर एक एटम और दूसरा एटम, ये वैसे आप पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि सपोज करते मेरे पास कुछ पैसे हैं और मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, पर मेरे पास लैंड नहीं है, मेरे पास मतलब जगह नहीं है, पर पैसे हैं मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक दूसरा इंसान है, उसके पास एक लैंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उसके पास पैसे नहीं है मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। दोनों ने आपस में बातें किया, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ कि हाँ भाई, म्यूचुअल एग्रीमेंट मतलब कि जबरदस्ती वाला काम नहीं, आराम से प्यार से करने वाला काम है कि म्यूचुअली चलो बातें करते हैं, समझते हैं, और दोनों ने कहा कि चलो भाई मिलकर बिजनेस करते हैं, पैसा तुम्हारा, जमीन और जगह मेरी, और फिर मतलब बिजनेस करते। कोई भी बिजनेस, मान लो कि मुझे एक ग्रोसरी का शॉप भी खोलना है, जगह तो है, जगह तो है, मान लो जमीन है, जगह पर ग्रोसरी का सामान भी तो लाना भाई, वो कौन लाएगा, उसके लिए तो पैसे चाहिए। तो सेकंड पर्सन जो है वो ग्रोसरी का सामान लाएगा, और फर्स्ट पर्सन जो है सपोज करते हैं वो आपके पास लैंड और जगह प्रोवाइड करेगा। दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। अब बोला कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा दोनों के इक्वल, मतलब उसका भी भला हो गया जिसके पास लैंड था, और जिसने पैसे लगाए उसका भी भला, तो दोनों का भला हो गया, दोनों के मतलब मजे आ गए। तो यही सेम होता है कोवैलेंट बॉन्ड में। एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बेचारे अनस्टेबल, दोनों बेचारे मतलब परेशान है, बेचैन है बॉन्डिंग बनाने के लिए, दोनों बेचारे अनस्टेबल, दोनों बॉन्ड बनाना चाह रहे, अब क्या करें। तो दोनों ने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग करके, क्या जबरदस्ती वाला काम नहीं यहाँ पे, म्यूचुअली एग्रीमेंट हुआ, म्यूचुअली दोनों ने एक दूसरे से बात की, बोला कि एक इलेक्ट्रॉन तेरा, एक इलेक्ट्रॉन मेरा, बॉन्डिंग करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन तेरी भी काम आएगा, मेरी भी काम आएगा, तू भी स्टेबल, मैं भी स्टेबल। समझ में आया? जैसे वो दुकान वाला, बिजनेस वाला बताया कि पैसा तेरा, जमीन मेरी, कमाई होगी, तुझको भी मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, तू भी खुश, मैं भी खुश, वही सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल आपका कॉन्सेप्ट। तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करते हैं, जिससे क्या होता है, बॉन्डिंग बनता है। तो इसमें नीचे लिखो क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल मतलब कि भाई हंसी खुशी से, समझदारी से बॉन्डिंग हो रही है, जबरदस्ती वाला काम नहीं। तो एक ने कहा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा, एक इलेक्ट्रॉन तेरा, आराम से बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। समझते क्या है कि भाई ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने कहा कि चलो भाई दोनों मिलके बॉन्डिंग करते हैं, आराम से खुश हो जाते हैं। तो ये दोनों ने क्या किया, बॉन्डिंग कर दी। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। अब इस बॉन्डिंग में देखो, डिटेल में चलने के पहले सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई एलिमेंट बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्यों एलिमेंट बॉन्डिंग करते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बेचारे अनस्टेबल है, दोनों बेचारे मतलब स्टेबल होना चाहते हैं, तो बॉन्डिंग करते हैं। जैसे चलो रियल लाइफ में समझते हैं कि रियल लाइफ में क्या होता है। अच्छा, एक आदमी मान लो, अगर मान लो कोई बिजनेस चालू करता है, तो क्या बिजनेस इसलिए चालू करता है कि मेरे सारे पैसे डूब जाए, मैं बर्बाद हो जाऊं? क्या आदमी इसलिए बिजनेस चालू करता है? आदमी बिजनेस भाई क्यों चालू करता है कि मैं बहुत पैसे कमाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं, मतलब बहुत पैसे कमाऊं, बहुत रिच हो जाऊं, मैं बहुत स्टेबल हो जाऊं, बाकी सबको मैं बर्बाद कर दूं। यही होता है, सबको बर्बाद कर दो, बस मेरा ही हर लोग मतलब नाम ले, सबसे मैं स्टेबल, सबसे मैं रिच हो जाऊं। जैसे समझ लो जियो ने क्या किया, बोला सबसे बड़ा नेटवर्क मुझे बनना है, सब बर्बाद हो जाए डजेंट मैटर, पर मुझे सबसे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो वही समझो कि खुद को स्टेबल करना ही बिजनेस का पर्पस होता है, खुद को स्टेबल करना, खुद के पैसे कमाने। तो बॉन्डिंग का अगर आपसे कोई पर्पस पूछे क्यों हम लोग बॉन्डिंग करते हैं, तो बॉन्डिंग क्यों करते हैं, हमेशा स्टेबल होने के लिए। किस लिए स्टेबल होने के लिए? अब एक बात देखो ध्यान रखना है, जो हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रू है पूरे साइंस के लिए, जो कभी भी नहीं चेंज होगा, कि जो स्टेबिलिटी जो होगा वो एक्चुअल में एनर्जी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि अगर कोई सिस्टम मान लो, या कोई भी मान लो बॉन्ड सिस्टम, मतलब कि जो मतलब जैसे नहीं होता, जैसे टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करते हैं वो सिस्टम बोल देते हैं। मतलब सिस्टम मतलब जहाँ पे चीज़ें हो रही है, मतलब जो भी सिस्टम है, मान लो बोलते हैं ना कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा, भाई जो भी सिस्टम मतलब जहाँ पे भी चीज़ें हो रही है, तो जिस भी सिस्टम में रिएक्शन हो रहा है, मतलब जहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, जहाँ पे भी बॉन्डिंग हो रही है, अगर वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, मतलब वहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी, तो जैसे मान लो कि एक मान लेते हैं कि सपोज करो कि इसके पास 500 किलो जूल एनर्जी मान लेते हैं, और इसके पास भी 500, तो कितना एनर्जी है, 1000 किलो जूल। जब बॉन्डिंग करेंगे तो हो सकता है दोनों ने मिलकर 600 एनर्जी रिलीज कर दी, तो कितना बचा 400। अरे 500 इसका भाई, 500 इसका, 1000 हुआ था ना, 600 रिलीज करेगा तो 400 बचा। तो मतलब एनर्जी अब क्या हो गई, 1000 से हो गई 400। लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए, यूनिवर्सल ट्रू है कि जब भी बॉन्डिंग होगा, जब भी बॉन्ड बनेगा, एनर्जी हमेशा रिलीज होगी। क्या? जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा एनर्जी हमेशा रिलीज होगा, और एनर्जी रिलीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगा, एनर्जी डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये बात ध्यान रखना, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रू है। ये अगर स्टेबिलिटी बढ़ाना है तो एनर्जी को रिलीज करना है, तो जब भी बॉन्ड बनेगा भाई एनर्जी रिलीज होगी, ये बात ध्यान रखना है। और ये याद रखना है, मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, एंड लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, जैसे मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, उल्टे चलते हैं। जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है, पर सर रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों होते हैं। अरे बेटा, रिएक्शन में बॉन्ड बनते भी हैं, बॉन्ड टूटते भी हैं। बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा, टूटेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा ना। अगर बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है, तो उल्टा अगर आप बॉन्ड को तोड़ोगे तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब रिएक्शन में बॉन्ड टूटता भी है, बॉन्ड बनता भी है, तो एनर्जी देना भी पड़ता है, एनर्जी रिलीज भी होता है। तो वैसे केस में कुछ भी हो सकता है, जो हम लोग अभी नहीं, बाद में, अभी 2 चैप्टर बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगा, उसमें स्टडी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है,
लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। अब कोवैलेंट बॉन्ड को लेके काफी साइंटिस्ट लोगों ने काफी चीजें बोला, तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो बोला एक्चुअल में वो बोला लुईस ने। लुईस बोल दो, लेविस बोल दो, जो आपका मन करे। मैं लुईस बोल लो, आप लेविस बोल दो, आपकी मर्जी। तो सबसे पहले क्या था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले थ्योरी यही था। काफी लोगों को ये थ्योरी मतलब पता ही होगा, मतलब सबको पता होगा। वैसे बहुत लोग इसको सोचते फालतू थ्योरी है। देखो अगर मेरे से पूछा जाए तो थ्योरी तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एक्चुअल में, पर ये जो चीजें बताता है कि ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, वो ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे के टॉपिक में भी। जैसे हम लोग आगे जाएंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, तो उसमें ये डॉट स्ट्रक्चर जो होगा ये बहुत हेल्प करेगा ये। तो इसको मतलब समझना मतलब काफी ज्यादा जरूरी है। थ्योरी तो जो है ठीक है, मतलब थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर डॉट स्ट्रक्चर आपको बहुत हेल्प करेगा आगे के टॉपिक के लिए। तो इसलिए ये कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझ में आना चाहिए। तो देखो ये वही है, ये वही है जिसने बचपन से दिमाग में गलत भर दिया होता है। क्या गलत, कि भाई बॉन्डिंग करते तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्डिंग करते 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, फिर आप बचपन से कहते रहते ऑक्टेट रूल। गलत रूल है, वो गलत रूल है। पर अब होता क्या है कि देखो क्लास 10 तक में बस शुरू के 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया जाता है। उसके बाद क्या तो बताया ही नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद में दिक्कतें होती है। और वैसे ही बॉन्डिंग बताए जाते हैं जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो होते हैं, जो बहुत लिमिटेड मॉलिक्यूल में होता है। मतलब इवन समझो कि नियरली 50% मॉलिक्यूल में तो होता ही नहीं एक्चुअल में। तो अब लेकिन ये रूल किसने दिया था? रूल इसने दिया था क्लास में। आपके टीचर 8-9 में ऑक्टेट रूल को इतना बता देते कि आपके दिमाग में बैठ जाता ऑक्टेट रूल, और अगर उसके बाहर कुछ आया तो समझ लो आपको लगता है गलत है, तो एक्चुअल में वो रूल ही गलत है वो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि उस रूल के बाहर कुछ भी गलत है, रूल ही गलत है एक्चुअल में। डिस्कस करेंगे। सबसे पहला थ्योरी था, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ऑक्टेट रूल भाई क्यों दिया, मतलब ऐसा लुईस को क्या सपना आया कि क्या हुआ कि भाई ऑक्टेट रूल दे दिया? मतलब ऐसा तो था नहीं कि सो रहा था अचानक जागा ऑक्टेट रूल, अरे ऐसा तो हुआ नहीं होगा, मतलब कुछ तो सोचा होगा। तो लुईस ने क्या है, अपने आसपास सराउंडिंग को देखा। हमारे आसपास जैसे मान लो कि मैं उठा, आप उठे, मान लो हवा ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन में भी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। नाइट्रोजन CO2, मतलब हवा में भी जो एलिमेंट है सब में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। पानी पीते हैं सुबह सुबह उठ के, वाटर में भी क्या होता है, ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। और क्या होता है, और मान लो खाना खाते हैं, सब कार्बन के बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बनते हैं, सब में ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। अब वो जो खा रहा है, जो पी रहा है, जो भी एयर ले रहा है, सब ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। उसने बोला ऑक्टेट रूल बोल दिया, पर अब आगे चल के बड़े मॉलिक्यूल मिले, H2SO4, H3PO4, KMNO4। अब ये सब मॉलिक्यूल तो आदमी खाता पीता है नहीं, और ये सब मॉलिक्यूल ऐसा तो है नहीं कि आपको घूम फिर रहे रोड पे चलते हुए H2SO4 दिख जा रहा है, H2SO4 पड़ा हुआ है, ऐसा तो होता नहीं। ये सब क्या है कि मतलब स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, तो इनको क्या होता है लैब में बनाना पड़ता है, फिर लैब में कंजर्व करना पड़ता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल तो दिखते नहीं है। तो जब साइंस कम डेवलप था, मीन्स केमिस्ट्री, एक्चुअल में देखो साइंस तो अभी भी डेवलप नहीं है, अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है एक्चुअल में। अभी तो समझ लो कि साइंस में कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं एक्चुअल में। अभी हम तो साइंस की फील्ड में भी हम बहुत बैकवर्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, ये रियलिटी एक्चुअल में साइंस की फील्ड में। तो जब साइंस का डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, मतलब अभी बैकवर्ड है, तब समझो तब तो हम लोग अल्ट्रा बैकवर्ड थे, मतलब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थे उसमें। जब साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जब हम लोग बहुत बैकवर्ड था साइंस में, तो लुईस ने, और उस समय भाई जो खा पी रहा है, जो मॉलिक्यूल देख रहा है, उसके हिसाब से उसको समझ में 8 क्या बोला, 8 इज मैजिक नंबर। बोला हर एलिमेंट भाई बॉन्डिंग करता है और 8 उसको चाहिए। और ये बोला ये रूल भाई हाइड्रोजन और लिथियम पे अप्लाई नहीं करना, मतलब हाइड्रोजन हीलियम लिथियम पे अप्लाई नहीं करना, बाकी कोई भी एलिमेंट बॉन्डिंग करता है तो उसको क्या चाहिए भाई 8 इज मैजिक नंबर, उसने बोल दिया। बाकी रूल में क्या है फॉल्ट, अब बाकी मॉलिक्यूल जैसे H2SO4 है, मान लो कि इन सब में क्या होता है आगे करेंगे, अभी हम लोगों को ये रूल समझना है। ठीक है, तो लिखो इसमें, नीचे लिखो, इसमें लिखो इन दिस ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन
of an element is represented in the form of dot along with symbol of element, ठीक है, along with symbol of element। फिर इसमें नीचे लिखते हैं, इसमें लिखो every element try to achieve 8 electron after bond formation if total number of electron is not 8 after bond formation then molecule is unstable। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल। तो ट्राई करता है अचीव करने का, नहीं कर पाया तो वो अनस्टेबल होगा, ठीक है। उसने बोला कि फिर नीचे लिखो 8 इज मैजिक नंबर एंड व्हेन एनी एलिमेंट अचीव दिस नंबर इट बिकम स्टेबल। तो वो स्टेबल हो जाता है। अरे उसको रीजन तो पता नहीं था। अरे भाई वो उस समय की बात हो रही जब उस समय ऑर्बिट कॉन्सेप्ट था, ऑर्बिट, जिसमें ऑर्बिटल के बारे में, ये इसको ऑर्बिटल के बारे में नहीं पता था, इसको एसपीडीएफ नहीं पता था। भाई जितना डिस्कवरी हुआ था उसके हिसाब से बता दिया। और मेरे से अगर पूछो तो अपने टाइम के हिसाब से तो उसने भाई बहुत अच्छा बताया था, मतलब अपने टाइम के हिसाब से तो कोई गलती नहीं थी। अब उस समय के लोग आप लोगों जैसे इंटेलिजेंट नहीं थे, देखो फैक्ट उन लोगों को इतना नहीं पता था, तो अपने टाइम के हिसाब से उसने बहुत सही बताया। उसमें ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, बस इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था और ऑर्बिट के बारे में बोर्स ने बता रखा था, उसने अपने हिसाब से तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताया। तो हम लोग अब इसको समझते कि क्या करना है। जो मैंने बोला, कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं जैसे H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या होता है 2,6, ठीक है, सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, देखना बैलेंस। हाइड्रोजन होता है 1। तो बच्चों वाला कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा आपको, इसमें कुछ है नहीं। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, ठीक है। तो इसमें आपके पास हाइड्रोजन क्या होंगे, 1 1 हाइड्रोजन होंगे इसमें, और ऑक्सीजन में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। हम लोग बॉन्डिंग करते हैं इसमें, ये बॉन्डिंग होगा। बॉन्डिंग एक्चुअल में यही होगा, पर इसको और अच्छे से दिखाना चाहो तो एक लाइन करके दिखा दो, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो समझो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड के, मतलब बॉन्ड के पार्ट है, बॉन्ड में प्रेजेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के पार्ट होते हैं उनको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। तो कितना है, 1 और 2। तो भाई कितने बॉन्ड पेयर, ये है 2। बॉन्ड पेयर भी पता होना चाहिए, इन सबको यूज पड़ेगा। मतलब आप समझ लो कि अगर मैं कुछ बताता हूं तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ भी इररिलेवेंट चीजें कभी बताता नहीं, इंपॉर्टेंट है, मतलब यूज पड़ेगा आगे। ये जो है देखो, ये 1 और 2, ये जो पेयर दिख रहा है ये है लोन पेयर। तो लोन पेयर भी, लोन पेयर क्या होता है लिखवा दे, बता देता हूं मैं, ये 2। तो लोन पेयर क्या होता है, लिख लो, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर मतलब 2 को मिला के एक पेयर होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन which does not take part in bond formation। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे, और ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। ये होता है आपके पास लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये लोज डॉट स्ट्रक्चर। और समझते हैं CH4 कार्बन। अरे कार्बन भाई पता होगा, इतने इंटेलिजेंट हो ही आप लोग। 2,4, इसमें कोई डाउट तो है नहीं आपको। 2,4, ठीक है। ये होगा, 4 बॉन्डिंग बना सकते हो इसमें। देखो ये मतलब ये भी बॉन्ड है, ये भी बॉन्ड, तो चारों के चारों बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड पेयर 4,
और यहां पे लोन पेयर क्या होगा, लोन पेयर भाई यहां 0 होगा, ठीक है। ये तो अभी देखो मैं आप लोगों को वैसे ही एग्जांपल करवाऊंगा जहां पे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, जहां पे फॉलो होगा। अभी हम लोग सिर्फ वही केस कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ढेर सारे मॉलिक्यूल लिख दे रहा हूं, देखो मैं ढेर सारे मॉलिक्यूल लिखता हूं, आप सबका प्रैक्टिस करना, मतलब करो, और मैं अभी सबके आंसर में बता रहा हूं, तो आप सबको ड्रॉ करो, खुद से करना। पहले सबको ड्रॉ कर लो, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करना। तो ये कुछ मॉलिक्यूल है, हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये कुछ मॉलिक्यूल हम लोग इनको ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो देखो एक बात ध्यान रखना, ऑक्टेट फॉलो होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अमोनिया से। इसमें एक मॉलिक्यूल, ठीक है, अब जो लिख दिया लिख दिया, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दिस इज अमोनिया। सेकेंड इथेन, इथेन से करते हैं। देखो 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो दोनों कार्बन में क्या है कि इक्वल इक्वल हाइड्रोजन बांट दो, 3 बांट दो। ये हुआ, पर बेचारे कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं हुआ, तो आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपके पास होगा किसका, C2H6 इथेन का स्ट्रक्चर, समझ में आ गया, ठीक है। इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। तो अब देखो C2H4, तो C2H4 में क्या होगा कि मतलब आपके पास, मतलब C2H4 में क्या होगा कि दोनों साइड 2-2 हाइड्रोजन थे, ठीक है, तो 2-2 बॉन्डिंग कर लिया, पर कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन होते थे भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन के कितने होते थे, 4, 2 बॉन्ड कर लिया, अभी बचा हुआ है तो 2 बॉन्ड और, डबल बॉन्ड, पता ही होगा डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा पाई क्या होता है सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा पाई क्या होता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो हम लोग ये भी हो गया, फिर अगला C2H2, ठीक है, नेक्स्ट। तो एक हाइड्रोजन और उड़ा दो। अब दोनों को अगर ऑक्टेट पूरा करना है तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, C2H2, ठीक है। इसमें जैसे 1-2 एग्जाम्पल पहले और देख लो, O2 एंड N2, अगर एक बॉन्ड बनाओगे, ऑक्टेट नहीं पूरा हो रहा, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, अभी कम है तो एक और, ऑक्टेट इज कंप्लीटेड। N2 के लिए करते हैं, ये है O2 एंड N2, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होता है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। देखो एक बात पहले ड्रॉ करने के पहले मैं बता देता हूं, आप हो सकता है इस गिवन फॉर्मूले के लिए कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो, वो सही भी हो, पर
होता क्या है कि एक गिवन फॉर्मूले के लिए बहुत से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और आगे चल के एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको आइसोमेरिज्म करके। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। कुछ बच्चों को पढ़ाए भी जाते हैं, इवन क्लास 10th में रहता है, और नहीं पता तो आगे आएगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो एक फॉर्मूले के लिए बहुत से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बहुत से स्ट्रक्चर। तो ये एक्चुअल में H2CO3 जो होता है वो होता है एक एक्चुअल में ये एक फेमस मॉलिक्यूल है, ये है कार्बोनिक एसिड। तो मैं एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो कार्बोनिक एसिड का स्ट्रक्चर है, पर हो सकता है आप जो ड्रॉ करो उसमें भी ऑक्टेट हो रहा है, वो भी सही हो सकता है। पर मेरा अभी डिस्कशन ये नहीं है कि वो करना है और ये करना है, मेरा है कि मुझे ये ड्रॉ करना है, ठीक है। बाकी एक गिवन फॉर्मूले के लिए मैं बता रहा हूँ बहुत से स्ट्रक्चर हो सकते हैं, और इवन ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, जेई एडवांस में स्पेशली। जेई एडवांस वालों को तो समझ लो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। जब से नया पैटर्न मतलब ये 2007 से पैटर्न चले, जब से ये आया है तब से ये हर साल ये अल्टरनेट तो जरूर, मतलब पिछले 14-13 सालों में, मतलब अभी होने वाला है, पिछले 13 सालों में 7-8 बार आ चुका है। 2019 तक में आया हुआ है क्वेश्चन, उन लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला दे देंगे, पूछ लेंगे बताओ कि कितने स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मूला दे दिया C4H8 मान लो, आपको बताना होगा हाउ मेनी स्ट्रक्चर आर पॉसिबल। तो आप खुद से करोगे तो अभी आपसे गलत निकलेगा, उसके बहुत से स्ट्रक्चर पॉसिबल। उसको करने का ट्रिक भी होता है जो हम लोग आगे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि नीट में नहीं आता है या फिर जेई मेन में नहीं आता, कम आता है। नीट और जेई मेन में 3-4 सालों में एक बार आता है, पर एडवांस वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ना कोई फॉर्मूला लगता है ना कुछ लगता है, बच्चों को थोड़ा सोच सोच के थोड़ा लॉजिक से करना होता है वो, तो उसमें दिमाग भी टेस्ट हो जाता है आपका, और कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक भी नहीं काम करता। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि वैसे क्वेश्चन नॉर्मली इंटीजर टाइप क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते हैं, जहाँ पे आपको खुद से बना के आंसर टाइप करना होता है कि आपने 10 स्ट्रक्चर बनाए तो लिखो आंसर 10, तो उसमें ऑप्शंस भी नहीं दिया रहता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट में काउंट होता है। तो मैं कार्बोनिक एसिड बना रहा हूँ, बाकी आप कुछ और ड्रॉ करो तो वो सही हो सकता है, ठीक है। ये मैं इसमें नहीं कह रहा कि गलत हो गई है, मतलब उसके बहुत से स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर हम लोग जो बना रहे हैं वो ये है, एक ऑक्सीजन से किया डबल बॉन्ड, भाई 3 ऑक्सीजन थे, तो बाकी ऑक्सीजन से क्या करना होगा, सिंगल बॉन्ड। देखो एक से किया डबल बॉन्ड तो बाकी से सिंगल बॉन्ड, पर बेचारे ऑक्सीजन का ऑक्टेट नहीं पूरा हुआ, तो जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया वो ऑक्सीजन से भी बॉन्डिंग करेगा, मतलब जिसने सिंगल बॉन्ड बनाया वो हाइड्रोजन से भी बॉन्डिंग करेगा। तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब जो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या होगा कि आपके पास हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। दिस इज कार्बोनिक एसिड। HCN, तो हम लोग देखते हैं क्या होगा। जिसका स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं, C6H6 बेंजीन। और मैं फिर से वही रिपीट करता हूं, देखो इस गिवन फॉर्मूले के लिए बहुत स्ट्रक्चर हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही। तो आप कुछ भी ड्रॉ कर दो सही होगा, पर वो बेंजीन नहीं कहलाएगा। मतलब कुछ भी ड्रॉ कर दो सही होगा पर बेंजीन नहीं कहलाएगा, एक फिक्स स्ट्रक्चर बेंजीन कहलाता है। तो वही ड्रॉ करते कैसा होता है वो। कार्बन में देखो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी तो 3 ही दिखाए। ठीक है, डबल बॉन्ड आप इन दोनों में बना सकते हो या फिर इन दोनों में बना सकते हो, अभी वो डिस्कस नहीं कर रहे, बाद में करेंगे, वो अलग से पूरा टॉपिक है जिसका नाम है रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस अलग से पूरा टॉपिक होगा, और रेजोनेंस टॉपिक किसी ने नहीं सुना होगा, बहुत नया टॉपिक है। आगे करके चल के डिस्कस करेंगे कि इधर बनाने से इधर बनाने से क्या फर्क पड़ता है और कैसे क्या होता है। तो वो आप इधर भी कर दोगे, देखो सही है, मैं बस मतलब ये वाला आप इधर डबल बॉन्ड करते, ये वाला इधर करते और ये वाला इधर करते, तब भी सही था वो।
बाकी क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, ठीक है। लास्ट वाला ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज बोला तो एक फिक्स मॉलिक्यूल वही ड्रॉ करना, उसके अलावा बाकी चीजें सही नहीं होंगी। ऑक्सीजन ध्यान रखना हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो ये सब बातें मैं अभी लिखवा देता हूं। अभी आप पहले इसमें इसको देख लो, ये स्ट्रक्चर। दिस इज ग्लूकोज, काउंट कर लो, C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर हमको तो एक फॉर्मूला और बताया गया है, फ्रक्टोज। हाँ, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज का सेम फॉर्मूला, पर डिफरेंस किसका होता है, स्ट्रक्चर का। चलो ये ग्लूकोज ड्रॉ कर लेगा, अब मैं फ्रक्टोज कर देता, थोड़ा सा चेंज। यार डबल बॉन्ड और नीचे आ गया। दिस इज फ्रक्टोज, समझ में आया? देखो दोनों में डिफरेंस, ग्लूकोज में डबल बॉन्ड ऊपर था और फ्रक्टोज में नीचे। तो ऐसे मैं बताना चाह रहा हूं कि एक गिवन फॉर्मूले के कई नाम होते हैं, कई मॉलिक्यूल होते हैं। तो और आगे चल के टॉपिक क्या आएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज आइसोमर। तो ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो हम लोगों ने भाई लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर का कुछ बेसिक चीजें समझ ली, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखते हैं, क्या है, नीचे लिखो पहले। तो देखो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर शुरू के 10 एटॉमिक नंबर 10 तक बहुत ट्रू है, और मतलब ट्रू है एक्चुअली, बहुत ट्रू, मतलब ट्रू है एक्चुअल में। किसके लिए मेनली मतलब ये ट्रू है, मेनली ट्रू है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, इनके लिए ट्रू है एक्चुअल में। क्या 10 के बाद वालों पे ट्रू नहीं? 10 के बाद वालों में एक्चुअल में उसमें एक्सेप्शन ज़्यादा है और ये मतलब ट्रू कम है, तो सिर्फ 10 के आगे वाला डिस्कस अभी नहीं करेंगे, आगे करेंगे। आगे तो आप समझ लो इनर्ट गैस जिनॉन भी डिस्कस करेंगे, दूसरा टेंशन ना लो, आगे करेंगे, अभी समझते हैं। तो इसमें नीचे लिखो, पहले पॉइंट लिखो, लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर इज वैलिड फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 10, फॉर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर अप टू 10, ठीक है। 10 तक वैलिड है ये, 10 तक में भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम पे वैलिड नहीं थे। नेक्स्ट लाइन से लिखो हाइड्रोजन कॉमा हीलियम एंड लिथियम फॉलोज ड्यूप्लेट लॉ, दे डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, सो दे डज नॉट फॉलो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, मतलब उसको फॉलो नहीं करते, उसके साथ चार्ट होना चाहिए था। कौन? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ठीक है। अब देखो कुछ बातें याद रखनी है, जब आपको बता रहा हूं ध्यान रखना। हाइड्रोजन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। देखो हाइड्रोजन एक, आप लिखो हाइड्रोजन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली। फ्लोरीन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली। अरे फ्लोरीन में 2,7 होता है, उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक बॉन्ड बनाएगा। फ्लोरीन ऑलवेज फॉर्म 1 बॉन्ड ओनली। ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड ओनली। नाइट्रोजन फॉर्म 3 बॉन्ड ओनली एंड कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड ओनली। सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है, सिर्फ 4 बॉन्ड बनाता है। और जैसे ऑक्सीजन में बोला 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड डबल भी हो सकता है, मतलब 2 बॉन्ड का 2 बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड का मतलब 2 सिंगल हो सकता है या फिर एक डबल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। अब कुछ ये चीजें समझ में आ गया। अब कुछ चीजें इसमें समझ लो पहले। एक चीज और, ऐसा कोई रूल नहीं कहता है कि ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगा। ये चीज मैं ऑक्सीजन के लिए बताने जा रहा हूं, पर किसी और पे भी ट्रू हो सकता है, समझो पहले। हम लोग जो बातें करते हैं न्यूट्रल के लिए करते हैं। न्यूट्रल के लिए मतलब देखो ऑक्सीजन को देखो 6 है, मतलब मैं सिंपल सा वाटर लेके बता रहा हूं, वाटर, सिंपल वाटर, मतलब जिससे कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है भाई। 2 हाइड्रोजन थे, बॉन्डिंग कर लिया H2O, तो न्यूट्रल ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। नीचे लिख लो फिर से और अच्छे से लिखो। और ये सब चीजें पता बताने के बाद भी अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे भी बार बार कंफ्यूज होकर आगे पूछते रहते हैं, इसलिए लिख लो
कंफ्यूज आके नहीं होना, ध्यान रखना है। तो लिखो न्यूट्रल ऑक्सीजन फॉर्म 2 बॉन्ड। तो न्यूट्रल कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। अच्छा, अब मान लो H3O पॉजिटिव, भाई सुना होगा ना H3O पॉजिटिव, ऐसा तो कोई बच्चा है नहीं कि नहीं सुना होगा। ये क्या है, इसको समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। देखो हाइड्रोजन से निकाल लोगे तो हाइड्रोजन पे एक ही इलेक्ट्रॉन तो बेचारा से ले लोगे तो वो तो बेचारा कंगाल हो जाएगा, उससे क्या लोगे यार, एक ही इलेक्ट्रॉन बेचारे से क्या लोगे, मतलब कुछ तो दया करो। किसका लेंगे? ऑक्सीजन का। 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको त्याग करना पड़ेगा। प्लस चार्ज आ गया, तो अब 3 हाइड्रोजन, 1 2 और 3। आप लोग सर यहां तो 3 बॉन्ड है। हाँ भाई, यही तो मुझको दिखाना था कि जब ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा तो वो 3 बॉन्ड बनाएगा, तभी उसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो 2 बॉन्ड तब बनाता है जब वो न्यूट्रल होता है, और जब ऐसा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 3 बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट। तो कल ये मत कहना कल कोई सर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड कैसे बना लिया। अरे भाई प्लस चार्ज है, एक दे दिया इलेक्ट्रॉन, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा। तो कितने बॉन्ड है? 1 2 3। क्या है? H3O पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाँ, तो नीचे लिख लो, लिखो व्हेन ऑक्सीजन है पॉजिटिव चार्ज इट फॉर्म 3 बॉन्ड। तो याद रखना है, जब भी किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपने नंबर ऑफ बॉन्ड को बढ़ाएगा, तभी तो भाई ऑक्टेट पूरा होगा ना। ये पॉजिटिव चार्ज आए तो नंबर ऑफ बॉन्ड को बढ़ाएगा। नाइट्रोजन में भी यही सेम होगा, पर मैं बता नहीं रहा, मैं सिर्फ ऑक्सीजन को बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से समझ लो, कॉमन सेंस से समझ लो। तो जब भी पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड भाई बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ऑक्टेट पूरा होगा। अब आगे एक मॉलिक्यूल और OH माइनस, सबको पता होगा, हाइड्रोक्साइड एंड बेस। अरे बेस सबको पता होगा, बच्चे को पता रहता है। ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस चार्ज है, तो कौन लेगा भाई? ऑक्सीजन बोलेगा मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मुझको चाहिए इलेक्ट्रॉन। सिंपल, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मुझको भाई चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इस पर चार्ज है माइनस। अब ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अरे एक मिल गया ना, तो 6 होते तो 7 होगा, 7 इलेक्ट्रॉन, तो वो एक ही बॉन्ड बनाएगा। क्या ऐसा होता है? हाँ भाई ऐसा होता है। आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, माइनस चार्ज आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए ना वो, तो उसकी नीड कम हो गई। तो याद रखना है, जब भी किसी एटम पे प्लस चार्ज आएगा तो वो फिर ज्यादा बॉन्ड बनाने लगता है, और जब भी किसी पे माइनस चार्ज आएगा तो कम बॉन्ड बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है। ठीक है, तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ऑक्टेट को फॉलो करके ही करना होता है। हम लोग इसके कुछ ड्रॉबैक लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और बाकी चीजों को आगे समझेंगे। तो अब नीचे लिखो ड्रॉबैक ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर का हम लोग ड्रॉबैक सीखते हैं। तो सबसे पहला यही कि भाई लुईस ने बोला कि सबको ऑक्टेट पूरा करना है, पर हमको कई मॉलिक्यूल ऐसे मिले जहां पे ऑक्टेट नहीं पूरा था और फिर भी स्टेबल थे, खुश थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब ऑक्टेट से कम तब भी खुश। तो इसमें नीचे लिखो सम मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल इवन विदाउट ऑक्टेट, they have less than 8 electron after bond formation, then also they are very stable। तब भी स्टेबल होते हैं, जैसे BF3 बॉन्डिंग करके देख लो, बोरॉन, मतलब मैं चलो दिखा देता हूं, बोरॉन में 3 बॉन्ड, ऑक्टेट नहीं पूरा है पर फिर भी बहुत स्टेबल होता है, आराम से एग्जिस्ट करता है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो ये स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल है AlCl3, तो ऐसे बहुत से मॉलिक्यूल मिले जहां पे ऑक्टेट नहीं पूरा और वो स्टेबल होते हैं। तो मतलब ये चीजें सेटिस्फाई नहीं हो पाया। अब सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो उसने बोला 8 के ऊपर नहीं हो सकता, और हमें बहुत से मॉलिक्यूल मिले जहां पे 8 से ज्यादा थे। ठीक है, तो उसमें नीचे लिखते हैं कि लिखो फॉर एटॉमिक नंबर मोर देन 10 we found very large number of molecule having more than 8 electron after bond formation and they are very stable। और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। देखो वो 8 से कम वाला जो पॉइंट था वो मैंने आपके लिए लिखवाया है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर 8 से कम, मतलब सॉरी वो जो 10 से कम वाला है, कि मैंने ये बताया है कि
जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है, मतलब जिनका एटॉमिक नंबर 10 से कम होता है उस पे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर फॉलो होता है, और 10 से ऊपर वाले पे नॉर्मली नहीं हो पाता है। तो वो पॉइंट मैंने आप मतलब खुद से आपके लिए लिखवा है, वो लोएस्ट ने नहीं बताया, तो मैंने आपके लिए बताया एक्चुअल में। तो याद रखना है कि लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर शुरू के 10 मतलब 10 एलिमेंट पे तो बहुत सही चलता है, 10 के आगे फेल हो जाता है। तो वही कि इस पॉइंट में क्या है कि अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, अगर मैंने मतलब 8 बोला होगा गलती से तो चेंज कर लेना, वैसे मैंने 10 ही बोला था। अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, तो अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो एलिमेंट होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखता है आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। H2SO4, H3PO4, PCl5, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें मैं क्या बताऊँ। चलो एक ही समझ लेते हैं H2SO4। तो एक्चुअल में H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है। देखो ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो ट्रू है, पर सल्फर में देखो 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। अरे एक बॉन्ड में तो पता 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड मतलब 12 इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है? हाँ भाई ऐसा होता है। तो इसीलिए तो बोला कि आगे के एलिमेंट में चीजें काफी बार गलत हो जाती है। ठीक है, तो बाकी डिस्कशन अभी नहीं करें, आगे करेंगे, आगे चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो करेंगे, अभी तो ड्रॉबैक लिख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली पेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते थे, पर हमें कई मॉलिक्यूल ऐसे मिले जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, अनपेयर्ड। तो इसमें नीचे लिखो सम मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल इवन विथ ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें लिखो फॉर एग्जांपल NO2 एंड NO, इसको लिख लो। इनके स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे, स्ट्रक्चर आगे देखेंगे, अभी आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इनमें इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसको मैं बता देता हूँ, उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। NO2 को आगे देखेंगे। NO क्या होता है? NO का स्ट्रक्चर ये है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है। अगर यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ पे इसका 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखो सेकंड पीरियड के एलिमेंट जहाँ पे मतलब एटॉमिक नंबर 10 तक, सेकंड पीरियड के एलिमेंट, सेकंड पीरियड मींस लिथियम टू नियोन, तो उसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन की लिमिट होती है, लिमिट। तो वो 8 को क्रॉस कर ही नहीं सकते। मतलब समझ लो कि एक तरह से पानी का बॉटल है 1 लीटर का, 1 लीटर ज्यादा पानी आ ही नहीं सकता, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो इसमें 8 ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। रीजंस आगे समझेंगे क्यों भाई। एसपीडी मतलब लुईस के टाइम पे एसपीडीएफ डिस्कवर नहीं हुआ है, आगे एसपीडीएफ को पढ़ेंगे तब वो एक्चुअली उसका रीजन एसपीडीएफ से है। वह इसके रीजन के लिए आपको सब शेल का यूज करना पड़ेगा। अभी बताया भाई लुईस के टाइम पे नहीं डिस्कवर हुआ था, तो उसके हिसाब से करते। बस याद रखना कि ऑड वाले मॉलिक्यूल हमको मिले और जो लुईस के हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करते थे एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हम लोगों ने एक नया थ्योरी इस पे आया। जब वही सब शेल डिस्कवर हो गए तो फिर एक नया थ्योरी आया, कौन सा? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मतलब देखो पुराने वाले थ्योरी में क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट करता है। इस थ्योरी ने बोला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड में। कौन करता है पार्टिसिपेट? आपका उसने बोला कि बॉन्ड में आपका ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। ऑर्बिटल्स, हाँ, तो इसमें नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में पहले किसका है? बहुत फेमस साइंटिस्ट पॉलिंग का। तो पॉलिंग, वही पॉलिंग जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल बनाई थी, और मैंने कुछ एलिमेंट्स का नाम लिख के दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, कहा था याद कर लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, नहीं तो आगे दिक्कत फिर होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने जो लिस्ट लिख के दिया है याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज पड़ेगा आगे, तो आपको दिक्कतें होंगी। तो क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? तो पॉलिंग ने कहा कि यार क्या इलेक्ट्रॉन के चक्कर में पड़ते हो, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते, हटाओ इसको। उसने बोला ऑर्बिटल्स पे, उसने बोला कि बॉन्डिंग में ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें वही लिख लो कि बोला कि इन बॉन्ड फॉर्मेशन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक पार्ट, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ऑर्बिटल्स टेक पार्ट।
कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑर्बिटल। उसने बोला हटाओ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को, क्या इनकी औकात, मतलब ऑर्बिटल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे ऑर्बिटल्स टेक पार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल को समझते हैं भाई। स्टार्ट करेंगे उसी से, वाटर से, ठीक है। वाटर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक मॉलिक्यूल से स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा हाई फाई पे नहीं आएंगे वाटर पे। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। देखो बॉन्डिंग में क्या होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है बॉन्ड, तो वही समझते क्या होता है। देखो 2p4 पे आते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो देखो इसको बोलते हैं पेयर, ये पेयर, अरे यही तो लोन पेयर है भाई, पेयर इलेक्ट्रॉन। ये जो ये तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग में क्या होता है, एक एटम का अनपेयर्ड दूसरे एटम के अनपेयर्ड से मिलकर पेयर्ड बॉन्ड पेयर बनाता है। तो अब नीचे लिखो, लिखो इन बॉन्ड फॉर्मेशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम कंबाइंड विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम एंड फॉर्म बॉन्ड पेयर। एक का अनपेयर दूसरे का अनपेयर मिलकर बनाएगा बॉन्ड पेयर, ठीक है। तो अनपेयर वाले बॉन्ड करते हैं। ये हो गया ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन को करते हैं 1s1, ये S है वो P, S का स्ट्रक्चर स्पेरिकल, P का स्ट्रक्चर डम्बल, ठीक है, स्पेरिकल एंड डम्बल। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई चलो ये P अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई P में कौन सा P लेना है, कौन सा P? मैंने पहले कहा था कि Px, Py और Pz की एनर्जी सेम होती है, कोई भी ले लो, पूरे फ्री हो, जो करना चाहो कर लो, अब आपकी मर्जी है क्या लेना है। चलो Px, Py, Pz ले सकते, हाँ भाई ले सकते, जो आपको लेना चाहो ले लो, पूरे फ्री हो, कोई टेंशन नहीं। तो क्या करना है, Py, Pz, हाँ Py, Pz को ड्रॉ करना है, यही करना है। तो इसका न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, ये है Pz, हाँ भाई कोई भी ले लो, तीनों एक ही है, वो तो आपका इमेजिनेशन है कौन सा एक्सेस लेना है। Px, Py, Pz, तो हमने दो, देखो किसको ड्रॉ करेंगे, सिर्फ अनपेयर्ड को ड्रॉ करना है। देखो पेयर्ड वाले को ड्रॉ करोगे तो बहुत ज्यादा घिसपिट हो जाएगा, मतलब एक ही जगह रायता फैल जाएगा, समझ में नहीं आएगा, सिंपल लगती चीजों को सिंपल। Py को ड्रॉ करते हैं और Pz को, ये Pz, ये Py, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में होता है आपके पास ये ऑर्बिटल, ठीक है। तो अब ये ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, यही होता है बॉन्डिंग में। तो क्या होता है कि इसका Py और ये हाइड्रोजन से ओवरलैप किया, ये बॉन्डिंग है, ठीक है। बॉन्डिंग देखो ये ओवरलैप ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर समझ लो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन था, किसका, इसका ऑक्सीजन का, और एक इलेक्ट्रॉन, अरे Py का एक इलेक्ट्रॉन था ना भाई, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों ने मिलकर ये बॉन्ड पेयर बना लिया, ठीक है। एक ये और दूसरा ऐसे भी कर लो यहां पे, तो ये आपका होता है बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग में क्या होगा, बॉन्डिंग में ऐसे होगा कि एक का ऑर्बिटल दूसरे का ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, मींस अब आपको ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है। अब आपके पास क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन से पार्टिसिपेट नहीं करना, अब आपको ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है, ठीक है। अब आप इलेक्ट्रॉन को दिखाना चाहो दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये पॉलिंग ने बोला कि भाई आप ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर इस बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। तो एक समझते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं S2। S2 सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। ये पहला वाला हाइड्रोजन, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन, अरे दोनों 1s होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। तो ये होता है आपके पास बॉन्डिंग। इसको समझो कि क्या क्या फोर्स इसमें होता है, देखो समझो ध्यान से। देखो बॉन्ड, अब आप देखो अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ऑर्बिटल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो एक का ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल को भाई रिपेल करेगा, तो कैसे ये ओवरलैप हो रहा है इसको समझते। देखो ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस
वो इसका ऑर्बिटल को अपने साइड खींचता है। हाँ, एक के ऑर्बिटल को न्यूक्लियस अपने साइड खींचता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके ऑर्बिटल को अपने साइड खींचेगा। ठीक है, तो ये फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पर न्यूक्लियस में आपस में रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड में आपस में रिपल्सन होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उनमें आपस में रिपल्सन नेग्लिजिबल होता है, तो वो हम कंसिडर नहीं करते हैं। पर न्यूक्लियस में चार्ज तो फोकस है, तो इनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है, पर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है। देखो, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, मतलब समझ लो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये है जैसे, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड से इसका डिस्टेंस कम है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, रिपल्सन कम होगा। पर आप जब इनको क्लोज लाते हो तो देखो न्यूक्लियस भी क्लोज आ रहा है, पर एक लिमिट के बाद इनको ज़्यादा क्लोज नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक लिमिट के बाद इनको छोड़ना पड़ता है। ज़्यादा क्लोज लाओगे तो न्यूक्लियस क्लोज हो जाएंगे, रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। तो अब इसमें नीचे लिखते हैं, लिखो कि 3 फोर्सेस डिसाइड द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें फर्स्ट लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर एटम। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ वन एटम एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अदर एटम। सेकंड लिखो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बोथ एटम, दिस फोर्स इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता। थर्ड लिखते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम। ठीक है, इसमें नीचे लिखो when bond formation take place at that time stability is maximum, that is force of attraction is maximum, and if we further decrease the distance then रिपल्सन इंक्रीजेस। अगर आप फर्दर डिस्टेंस डिक्रीज करोगे तो रिपल्सन क्या होगा, बढ़ेगा। इस चीज को एक डायग्राम से समझते हैं। ये नीचे है, ये ओरिजिन है, नीचे ये इधर आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बोल दो या सिर्फ एनर्जी बोल दो, एनर्जी बोल दो तब भी चलेगा। और इधर आपके पास है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो जब उनको पास में लाते हैं, देखो पता है ना, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये कुछ ऐसा होता है। तो देखो ये आर है, देखो ये पॉइंट समझो, मैं समझाता हूं। ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट पे क्या होता है, दो एटम के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये मतलब ये आर का मतलब, ये आर मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है आर, ये। तो जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, अरे पोटेंशियल एनर्जी, अरे वही कौन सा जो बोर्स मॉडल में आया था, K(Q1 Q2 by R), आर ज्यादा तो डिस्टेंस ज्यादा, मीन्स डिस्टेंस ज्यादा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, तो दोनों थोड़े क्लोज आए तो अट्रैक्शन होना। जब क्लोज आएंगे तो स्टार्टिंग में याद रखना है कि स्टार्टिंग में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, स्टार्टिंग में अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम, याद रखना, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी कम। मोर अट्रैक्शन मीन्स मोर स्टेबिलिटी मीन्स लेस एनर्जी, एनर्जी कम हो रहा है, नीचे साइड आए। ठीक है, ये थोड़े से क्लोज आ गए, ये आर यहां पहुंचे और क्लोज आ गए। इस पॉइंट पे ये जो है इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। एनर्जी मिनिमम होता है, जब मिनिमम एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम। इससे आगे बढ़ने पे एनर्जी सडनली बढ़ाए, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होता है कि
एक ही जगह पे ढेर सारा चार्ज होता है। तो जब और क्लोज लाओगे तो न्यूक्लियस में, इसके आगे जाने पे क्या होगा, न्यूक्लियस में रिपल्सन बढ़ेगा, न्यूक्लियस में रिपल्सन बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। और आपको पता है जब दो न्यूक्लियस को कंबाइन करते हैं उसके लिए एनर्जी आपको लैक्स में चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए नॉर्मली 20 लाख डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है, मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो उसके आगे नहीं हो पाता, मतलब उसके आगे जब पाओगे तो एनर्जी बहुत बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या होता है एनर्जी मिनिमम, तो ये है, ये आपका होता है, ये होता है स्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये क्या है, स्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आके बॉन्ड बनता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा, ये होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और हम लोग इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या होता है। बस ये नीचे वाला पॉइंट ध्यान रखना है, ये आपका यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो एनर्जी कम होती है, यही होता है स्टेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। इससे अगर आप आगे बढ़ोगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होने लगेगा और अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल।